हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हमारा क्लास 10th का पहला टॉपिक लेते हैं जिसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा था पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बारे में प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो में पूरा आप लोग का इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लिखे हैं इस चैप्टर को, उनके बारे में पढ़ने के लिए जीवनी मिलेगा प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इसका जो भी 8 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे शानदार प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछते ही आ रहा है प्यारे बच्चों। तो उस सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आपका बस एक उम्मीद के साथ आप देखिए इस वीडियो को और पूरा वॉच करिए और अच्छे तरीके से समझिए प्यारे बच्चों। ठीक है, बस हम इतना ही कहेंगे और लास्ट तक जरूर से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। अब बोरा श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इतना याद रखना। अब जीवनी के बारे में हम लोग बायोग्राफी यानी कि देखने वाले हैं इनके बारे में। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल को 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब परिवार कैसे, कौन से परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित परिवार में जन्म लिए थे। कौन से परिवार में? दलित परिवार में जन्म लिए थे। आगे बोला शिक्षा, तो इनकी जो शिक्षा हुआ था प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका है। ठीक है, न्यूयॉर्क यानी तो अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड चले गए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर बोरा के परिवार तो दलित परिवार में जन्म लिए थे। शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए? तो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए यानी कि अमेरिका गए, फिर वहाँ से लंदन गए। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका फिर इंग्लैंड। ठीक है, ये बात है। फिर बोला कि चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन वो पूछा जाता है? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों आपको याद रखना। कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक ना, ज्योतिबा फुले। फिर बोला जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी कुछ बोला कि उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें कैसे जानते हैं? तो संविधान का निर्माता कहकर क्या करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो प्यारे बच्चों हम सभी के बीच नहीं रहे। तो हम लोग उनके बारे में प्यारे बच्चों याद करते हैं कि वो हमारे संविधान को क्या किए थे, निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा उनकी भूमिका रहा था। और इसीलिए आज उनको उनकी जब देहांत हो गया है तो हम जब भी उनके जन्मदिन के अवसर पर या तो उनके कोई भी वैसा फेस्टिवल आता है तो उनका जो संविधान जो, या तो फिर आप समझ सकते हो कि उनका जन्म हो या तो फिर मृत्यु हो दिवस दिन, और हम उन लोग उनका क्या करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, आगे बोला निधन, यानी कि उनका निधन कब हुआ था? ठीक है, तो निधन हुआ था दिसंबर महीना था। कौन सा महीना? दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब वो पुस्तकें लिखे हैं और रचनाएं, भाषण बहुत सारा उनका है, पुस्तकें, रचनाएं और भाषण। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उनका है द कास्ट इन इंडिया, पूछा जाएगा द कास्ट इन इंडिया किनका लेखक है, कौन लिखे हैं? तो वो है आपका किनका है? तो भीमराव अम्बेडकर का है, इतना याद रखना। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, अगर बोला देयर मैकेनिज, तो देयर मैकेनिज के लेखक कौन है? तो भी भीमराव अम्बेडकर है। जेनेसिस एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तो इसके लेखक भी भीमराव अम्बेडकर। कच बोला द अंट चेबल्स, इसके भी लेखक भीमराव अम्बेडकर। हु आर दे इंग्लिश वर्ड है, उसके लेखक भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुद्राज, इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर। एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ये भी इंग्लिश, सब इंग्लिश में है लिखा हुआ। ठीक है, ये सब कौन लिखे हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं। आगे यहाँ पर जी क्या भाषण जाति प्रथा, यह भाषण जाति प्रथा जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये जो अभी भाषण जाति प्रथा जो पढ़ेंगे वो क्या भाषण है? ठीक है, क्या है? भाषण। वो जो है यह जाति प्रथा, यह भाषण जाति प्रथा तोड़क मंडल, तोड़क मंडल है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के कुछ बोल रहा है कि विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण है ना? यानी कि हिंदी में रूपांतरण कौन किया? तो ललाई सिंह यादव किए। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए इनके बायोग्राफी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रश्न, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास 10th में यहाँ पर इस जो बुक होगा आपके पास उसमें
आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर जी, ठीक है। यहाँ के जैसे कि आपको देख रहे होंगे बोध और अभ्यास, ठीक है, यहाँ से पाठ से। तो ये जो भी सारा प्रश्न है प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रत्येक वर्ष लगभग लगभग पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम इस लोग को क्यों ना हम लोग देख लें एक बार, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सटीक सटीक आंसर लेकर आए हैं, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए यहाँ पर जी पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लेखक किस विडंबना के बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं, आपको लिखना है कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक, जातिवाद का पोषक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। विडंबना कौन सी विडंबना की बात करते हैं, तो जातिवाद के पोषक के बारे में बोलते हैं, कौन, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। अगर भारत में कई ऐसे गांव है जहां के लोग शिक्षित कौची हैं, शिक्षित होकर भी जात पात क्या करते हैं, जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। यानी कि आज भी भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, छुआछूत की भावना, छुआछूत की भावना है ना, छुआछूत और जात पात की भावना रखते हैं प्यारे बच्चों, जात पात और छुआछूत की भावना रखते हैं। समझ में आज विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर विभाजन होना चाहिए। जो बोल रहा है कि विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर विभाजन होना चाहिए, ये ठीक बोल रहे हैं कि विडंबना का जो स्वरूप है ना वो कार्य कुशलता के आधार पर ही होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, ठीक है। फिर चाहिए ना कि जाति के आधार पर प्यारे बच्चों, ठीक है। किसके आधार पर बंटवारा होना चाहिए, तो कार्य कुशलता के आधार पर, क्योंकि जो व्यक्ति जो काम करने के लिए सक्षम है वो काम करे, ये ना कि कोई भी उस जाति में जो जाति में आएगा वही काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। जो आदमी जो काम करने में रुचि दिखाता है वो उस व्यक्ति को वही काम देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो अच्छे से कर पाएगा। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं प्यारे बच्चों। तो आंसर है, लिखना है आपको कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि महान जाति के पक्ष में महान संविधान विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्यकुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, यानी कि श्रम विभाजन होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इससे कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा सटीक आंसर है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा याद, ठीक है। आगे है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब लेखक जी क्या बोलते हैं, तो जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कड़ी आपत्ति जताते हैं, क्या करते हैं, कड़ी आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि जो जाति में आता है वैसा काम करो, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बन जाता है। पहले ऐसा होता था प्यारे बच्चों कि हम जिस जाति में जन्म लिए, मतलब कि जो भी हमारे माता पिता काम करते हैं हम वही काम बन जाते थे, हम दूसरा काम नहीं कर सकते थे, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन आज अब ऐसे कुछ थोड़ा कम गया है। लेकिन इस लेखक में जो लेख मतलब कि श्रम विभाजन पढ़ना, इसमें आपको पूर्ण रूप से यही मानना है कि हम लोग जो मतलब हमारे माता पिता से जो काम करते थे हम लोग वही कर सकते हैं, इसके अलावा अतिरिक्त दूसरा काम नहीं, ठीक है, बन जाते हैं, चाहे इनमें उसे रुचि हो या ना हो, यानी कि वो काम करने में हम मन लगे या ना लगे, हमको वही काम करना है, ठीक है। वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाते थे, यानी कि प्यारे बच्चों अगर हमको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी वो काम को करना पड़ता था, है ना, ऐसा था श्रम विभाजन।
और इससे क्या होता था कि जब हमको काम करने में रुचि नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इस कारण से देश दुनिया में का विकास हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब कोई काम में दिल नहीं लगेगा, अच्छा से मन नहीं लगेगा, तो वो काम अच्छा से नहीं होता है प्यारे बच्चों, है ना। आप लोग भी जानते हो, जब अच्छा से नहीं करिएगा तो देश दुनिया का विकास, जो हमारा गाँव समाज का विकास, जो जो भी काम है वो अच्छा से नहीं होगा, तो कैसे समाज का विकास होगा, नहीं ना होगा। तो वही बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होती, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। जो जो विकसित जो कैसे बोल रहा है, जो विकसित नहीं प्यारे बच्चों, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी के बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए, जो ये जाति प्रथा है ना, वो एकदम बहुत ही बेकार प्रथा है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का एकदम बोल सकते हैं बेरोजगारी एकदम स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि हमको वो काम करने में इच्छा नहीं है और हमको फिर से वो काम दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बेकार है ना प्रथा। जाति के आधार पर काम को बांटना ये सही नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, कुल मिलाकर अथवा कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। जैसे कि माँ के पेट में ही बच्चा रहता है और उसका तय हो जाता है कि आगे चलकर ये काम करेगा, है ना। तो ये सही नहीं है। वो बच्चा जन्म लेगा, कहानी उसको इंटरेस्ट वो काम में नहीं रहेगा तो वो दूसरा काम भी तो कर सकता है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जाति में जन्म लेगा वही काम कर सकता है। ऐसे था कि बढ़ाई की जाति में जन्म लिया है तो बढ़ाई वाला काम करेगा, है ना। कुम्हार के घर में जन्म लिया है तो कुम्हार वाला काम, ऐसा नहीं होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। मोची के घर में जन्म लेगा तो मोची वाला काम करेगा, उसको दूसरा काम करे का मन है तो चलिए उसमें दिल नहीं लगेगा तो ठीक नहीं ना है। आगे यहाँ पे 5वां प्रश्न बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो बोल रहा है कि हम आंसर में देखिए आपको लिखना है कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पैसे के अनुसार ही क्या हो जाता है, जीवन भर के लिए बन जाता है ना। जीवन भर के लिए उसी पैसे में क्या हो जाता है, बन जाता है। वह वह मन पसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है ना। वो दूसरा काम करना चाहता है लेकिन वह नहीं कर पाता, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। फिर बोला कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है प्यारे बच्चों। ये बहुत ही घटिया और बहुत ही खराब प्रथा था पहले, आजकल तो ये ख़त्म हो चुका है प्यारे बच्चों जाति प्रथा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जाति प्रथा को मानते हैं, और ये खास तौर से पढ़े लिखे लोग जाति प्रथा को ऐसे देखते हैं और कहते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा ध्यान नहीं देना चाहिए। जाति कुछ होता है भी, ठीक है। देखिए जाति ठीक है, जाति को हम लोग जन्म दिए हैं वो ठीक बात है, लेकिन जाति एक लिमिट तक ही मानना चाहिए। ये ना कि जाति के नाम पर किसी को सताना चाहिए, जाति के नाम पर हम लोग भेदभाव करना चाहिए आपस में। इससे राष्ट्र की खतरा पड़ सकता है, राष्ट्र भी खतरा में आ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को किसी भी तरह से जाति को नहीं देखना चाहिए, ना किसी को धर्म को देखना चाहिए, बल्कि हमको ये चलना चाहिए कि सभी जातियाँ बराबर है, हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए, ठीक है। भाईचारा जैसा भाव रखना चाहिए, एक दूसरे से दोस्ती रखना चाहिए, अच्छा सा व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। अगला 6ठा प्रश्न, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। देखिए आज के का जो लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हो। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या क्या है, तो जातीय प्रथा होगा, ठीक है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि को जाति प्रथा के कारण ही अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं रहता, कोई स्थान नहीं होता है, और मजबूरी में मनुष्य को अपना प्रगति जातिगत पेशा वाला
काम करना पड़ जाता है। फिर ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि जो परिवार में जन्म लेगा, जो जाति में जन्म लेगा कोई भी इंसान, वही काम करना पड़ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसको पेशा बदलने की ज़रूरी पड़ेगा तो वो पेशा नहीं बदल सकता है। देखिए पेशा बदलने का मतलब है कि आप काम बदलिए, तभी तो आपका पेशा बदलेगा, है ना। नहीं तो आप एक काम कर रहे हो तो उस काम में जितना पैसा मिलता है उतना ही मिलेगा आपका, ठीक है। जैसे कि आपको छोटा-मोटा काम कर रहे हो तो छोटा-मोटा जाति में वैसे तो वो जिस मतलब पहले से काम जिसका उसका रेट है वही ना मिलेगा आपको। अब आप ज़्यादा कमाना चाहते हो तो थोड़ा-सा दूसरा काम करना पड़ेगा, लेकिन जाति प्रथा में ऐसा था कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते छोड़कर। जाति प्रथा में ऐसा नहीं था कि आप एक ज काम को छोड़कर दूसरा काम में लग सकते हैं, ठीक है। लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका आंसर ये होगा प्यारे बच्चों कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। क्या है? तो वो देखिए, अस्वाभाविक कथी अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी। देखो अस्वाभाविक श्रम विभाजन, ये जो काम है ना वो स्वाभाविक नहीं है प्यारे बच्चों, ये कोई इच्छा का कोडिंग नहीं है, अस्वाभाविक है, यानी कि ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है प्यारे बच्चों। जैसे कि हम अपने पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा ना। अस्वाभाविक है यानी कि हम लोग नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वही काम को करना पड़ता है प्यारे बच्चों, जो हमारे माता पिता करते थे। तो श्रमिक जो हो जाति प्रथा में मतलब कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, ठीक है। फिर बोला कि बढ़ती बेरोजगारी का भी कारण वही है, श्रम कथी जाति प्रथा। फिर बोला कि श्रम कथी श्रम रुचि कथी श्रम अरुचि तथा कथी व्यवस्था में श्रम का चुनाव भी आदर्श तथा सभ्य समाज, आदर्श तथा सभ्य समाज प्यारे बच्चों, ये आपको याद रख लेना। अगला लास्ट प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? यानी कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्यारे बच्चों लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माने प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ऐसे लेखक तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो आपको याद हो ही गया होगा कि महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता कचे प्यारे बच्चों बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है ना। क्या क्या को माना है आवश्यक? तो फिर से पढ़ लेते हैं। महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसको किसको माना है? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसको हम लोग भाईचारा भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। भाईचारा को माना है, ठीक है। पर है हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भेद भावना मन में नहीं होना चाहिए, तब भी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग को कैसे रहना चाहिए? मतलब कि हम लोग को ना देखिए स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र रूप से आज़ाद रहना चाहिए, समानता यानी कि सबको बराबर रहना चाहिए, और ये भाईचारा कहने का मतलब है ना, बंधुता या भाईचारा कहने का मतलब है कि एक दूसरे के मदद करना हो चाहिए समय पर, ठीक है। और एक दूसरे से मतलब कि एकदम ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि दुश्मन जैसा, भाईचारा जैसा, यानी कि यारी दोस्ती जो होता है ना वैसा रहना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत में। और अगला चैप्टर आपको लोगों को पढ़ाना है क्या, विष के दांत, और उसका भी जो क्वेश्चन आंसर होगा दिखाएंगे, उसके लेखक के परिचय देंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इस सब आप लोग जानते हो, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं।